चैप्टर 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा एमसी वहां मौजूद एक आदमी से कहता है, तुम्हें मेरा बैज नंबर नहीं मिल रहा। जिस पर वो आदमी कहता है, अनफॉर्चुनेटली नंबर 7 ही एक ऐसा बैज है जो मुझे नहीं मिल रहा। लगता है जब तक वो मिल नहीं जाता तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। ये सुनकर एमसी मन ही मन सोचता है, मुझे पूरा यकीन है कि ये बाकी 6 सेक्ट्स में से ही किसी की चाल है। क्या ये लोग सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो मेरे साथ जुड़ना नहीं चाहते? लेकिन एमसी ज्यादा कुछ नहीं कहता। वो उस आदमी से कहता है, ठीक है फिर मैं वेट कर लेता हूँ। इतना कहकर वो एक साइड में जाकर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है, जो भी हो अकेडमी में आते ही तमाशा खड़ा करने से कुछ अच्छा नहीं होगा। ये वही लोग हैं जो पहले भी हर मौके पर मुझे मारने की कोशिश कर चुके हैं। अगर इन्होंने मुझे अब देख लिया तो शायद फिर से मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन फिर एमसी अपने आप से कहता है, पर कोई बात नहीं, मैं जिंदा बच गया और इतनी मुश्किलों के बाद भी यहाँ अकेडमी तक पहुँच गया। इस अकेडमी में मैं सबसे ताकतवर वॉरियर बनूंगा। फिर हमारा एमसी जाकर बाकी स्टूडेंट्स की लाइन के सबसे पिछले हिस्से में खड़ा हो जाता है। इतने सारे लोगों को देखकर वो मन ही मन सोचता है, यहाँ तो इतने लोग हैं, आगे पहुंचना लगभग नामुमकिन है। तभी उसके आगे खड़े कुछ स्टूडेंट्स उसकी तरफ इशारा करते हुए आपस में बात करने लगते हैं। एक स्टूडेंट कहता है, अरे ये तो बैज नंबर 7 है ना, बाकी 6 सेक्ट्स के कैंडिडेट्स के साथ ये भी माइनर प्रीस्टहुड के लिए आया है। दूसरा स्टूडेंट तुरंत बोल पड़ता है, मैंने सुना है इसे मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। और तीसरा हल्का सा हंसकर कहता है, लगता है सबसे पहले यही बाहर निकलेगा। ये सब सुनकर हमारा एमसी बस थोड़ा सा मुंह बना लेता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि लोग उसके बारे में ही बातें कर रहे हैं और फिर वो मन ही मन कहता है, हंस लो जितना हंसना है, वक्त आने दो। इसी बीच ली की नजर भी हमारे एमसी पर पड़ जाती है। उसकी तरफ देखकर वो कहते हैं, ओह तो ये रहा सबसे पीछे अकेला खड़ा, कितना बेकार लग रहा है। तो ये नाजायज बेटा इस तरह सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है, दिलचस्प। तभी अचानक मैदान में लंबे युद्ध शंख बजने लगते हैं। शंखों की आवाज गूंजते ही पूरा माहौल बदल जाता है। स्टूडेंट्स घबराकर इधर उधर देखने लगते हैं। कोई कहता है, शंख बज गए। दूसरा तुरंत बोलता है, वो आ रहे हैं, शांत हो जाओ। और फिर हम देखते हैं पैट्रियार्क की शानदार एंट्री। उनके पीछे 2 शाही बॉडीगार्ड्स भी चल रहे होते हैं। एक के चेहरे पर डरावना मास्क लगा हुआ है जबकि दूसरे के पास एक लंबी तलवार थी। पैट्रियार्क अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तलवार वाला बॉडीगार्ड ली के पास से गुजरते वक्त अचानक लड़खड़ा जाता है। ऐसा लगता है जैसे गिरने ही वाला हो। ली उसे देखकर चिढ़कर कहता है, ये फटे पुराने कपड़े पहनकर क्यों घूम रहे हो? तलवार वाला आदमी गुस्से में जवाब देता है, क्या देख रहा है बे, लाल बालों वाले? और तब हमें पता चलता है ये आदमी पूरी तरह नशे में है। उसके हाथ में अभी भी शराब की एक बोतल पकड़ी हुई है और इसका नाम है मेड ब्लेड सियोप, पैट्रियार्क का लेफ्ट हैंड रॉयल बॉडीगार्ड। लेकिन जैसे ही सियोप चिल्लाता है, मास्क पहने हुआ दूसरा बॉडीगार्ड धीरे से अपनी नजर उसकी तरफ घुमाता है। बस एक नजर और माहौल जम सा जाता है। उसकी आंखों में इतना खौफ होता है कि ली और सियोप दोनों तुरंत चुप हो जाते हैं। उस वक्त हमें पता चलता है कि उसका नाम लॉर्ड ऑफ डार्कनेस योमा है, पैट्रियार्क का हेड रॉयल बॉडीगार्ड। कुछ ही पल बाद पैट्रियार्क अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और फिर उनका परिचय दिया जाता है। 5 सबसे महान मार्शल आर्ट्स मास्टर्स में से एक, चियोन क्लैन के मुखिया पैट्रियार्क यूजोंग चियोन। और हाँ, यही आदमी हमारे एमसी के पिता भी हैं। पैट्रियार्क की मौजूदगी ही इतनी भयानक है कि आसपास खड़े सभी स्टूडेंट्स दबाव महसूस करने लगते हैं। कोई धीरे से कहता है, इनकी प्रेजेंस कितनी भारी है। दूसरा जवाब देता है, ऐसे ही कोई पैट्रियार्क नहीं बन जाता। हमारा एमसी पहली बार अपने पिता को गौर से देखता है। उसकी नजर पैट्रियार्क पर टिक जाती है और वो मन ही मन कहता है, तो ये हैं मेरे पिता। उसके बाद हम देखते हैं कि योमा अचानक जोर से चिल्लाता है, शांत हो जाओ। उसकी आवाज इतनी भारी और डरावनी होती है कि एक ही पल में सारे स्टूडेंट्स चुप हो जाते हैं। फिर योमा पैट्रियार्क की तरफ झुककर कहता है, पैट्रियार्क सब कुछ तैयार है। इसके बाद पैट्रियार्क अपनी सीट से उठते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पूरे मैदान में सन्नाटा छा जाता है। पैट्रियार्क सबकी तरफ देखकर कहते हैं, हमारे कल्ट के भविष्य को आगे बढ़ाने वाले प्रतिभाशाली युवाओं, अकेडमी में तुम सबका स्वागत है। हैरानी की बात यह थी कि पैट्रियार्क ज्यादा जोर से बोल भी नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी आवाज मैदान के हर कोने तक सुनाई दे रही थी। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स दबाव महसूस करने लगते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मन ही मन सोचते हैं, क्या कमाल की ब्रीथिंग टेक्निक है, सिर्फ आवाज से ही इतना प्रेशर। हमारा एमसी भी ये दबाव महसूस करता है और सोचता है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल आवाज में बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी आवाज इतनी साफ कैसे सुनाई दे रही है? मैं तो सबसे पिछली लाइन में खड़ा हूँ। पैट्रियार्क आगे कहते हैं, इस अकेडमी में तुम अपनी काबिलियत को और निखारोगे और हमारे कल्ट की ताकत बनोगे। ये सुनते ही सारे स्टूडेंट्स जोश में चिल्ला उठते हैं, पैट्रियार्क की जय हो, कल्ट की अमर महिमा। योमा और सियोप भी झुककर पैट्रियार्क को सम्मान देते हैं। पैट्रियार्क वापस जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते उनकी नजर अचानक हमारे एमसी पर पड़ती है। वो बस एक पल के लिए एमसी को देखते हैं और बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते हैं। एमसी भी ये बात नोटिस कर लेता है और ठंडी नजरों से पैट्रियार्क को देखते हुए सोचता है, पहली बार हम एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी नजरों में कोई अपनापन नहीं है। खैर, मैंने इनसे कोई उम्मीद भी नहीं की थी। माँ के गुजर जाने पर भी ये कभी मिलने नहीं आए। पैट्रियार्क के जाते ही ली आगे बढ़ता है और कहता है, अब जब पैट्रियार्क का स्वागत भाषण खत्म हो चुका है तो असली काम शुरू करते हैं। लेकिन ली की बात पर कोई ध्यान ही नहीं देता। सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी बातों में लगे रहते हैं। कोई पैट्रियार्क की तारीफ कर रहा था तो कोई अकेडमी के बारे में बात कर रहा था। ये देखकर ली
के दांत भींच जाते हैं और वो अचानक जोर से चिल्लाता है, किसने कहा बकबक करने का वक्त है। उसकी आवाज सुनते ही पूरा मैदान एकदम शांत हो जाता है। सब स्टूडेंट्स डरकर सीधे खड़े हो जाते हैं। ली सबकी तरफ देखकर कहता है, मैं बात को सीधा रखता हूँ, ध्यान से सुनो। एकेडमी ऑफ डेमोनिक आर्ट्स में तुम्हारा प्रशिक्षण 4 साल तक चलेगा। इन 4 सालों को कुल 6 स्टेजेस में बांटा गया है और हर स्टेज पार करने के लिए तुम्हें एक एग्जामिनेशन देना होगा। और याद रखना, हर एग्जामिनेशन के लिए तुम्हें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। ये सुनते ही स्टूडेंट्स के चेहरे उतर जाते हैं। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। कोई कहता है, क्या सिर्फ एक मौका? क्या सिर्फ एक मौका? दूसरा घबरा कर बोलता है, मतलब अगर एक बार फेल हो गए तो सब खत्म। स्टूडेंट्स की बातें सुनकर ली के चेहरे पर हल्की सी खतरनाक मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, लगता है तुम सब समझ गए। बिल्कुल सही, जो स्टूडेंट्स किसी भी एग्जामिनेशन में फेल होगा उसे तुरंत अकेडमी से निकाल दिया जाएगा। तभी स्टूडेंट्स के बीच से एक लड़का अपना हाथ उठाता है और कहता है, मेरा एक सवाल है। हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स के बीच से गोंग चियोन ने अपना हाथ खड़ा किया था, लेकिन उसके बोलने से पहले ही ली थोड़ा सा मुंह बनाते हुए गुस्से में कहता है, और तुमसे किसने कहा कि मैं सवाल सुनने वाला हूँ? ये सुनकर गोंग चियोन एक पल के लिए हैरान रह जाता है और कहता है, जी क्या? ली उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, जो सुना है वही सुना है, अब कर क्या लोगे? मुझे पूरा यकीन है तुम सबने पहले ही सुन रखा होगा। अकेडमी में कदम रखते ही तुम्हारी सारी खास पहचान खत्म हो जाती है। यहाँ ना तुम पेट्रियार्क के वारिस हो और ना ही 6 सेक्ट्स के खास मेंबर्स, या फिर माइनर प्रीस्टहुड का टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही डिस्क्वालीफाई होना चाहते हो। ली की बात सुनते ही गोंग चियोन के आसपास खड़े स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। कुछ लोग चुपके से मुस्कुरा रहे थे तो कुछ उसका मजाक उड़ा रहे थे। ये देखकर गोंग चियोन थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और ली की तरफ झुककर कहता है, मेरी गलती थी, माफ कीजिए। ली उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और आगे बोलना शुरू करता है, वैसे भी मुझे पता है तुम क्या पूछने वाले थे। तुम सब यही सोच रहे हो ना कि अगर हर एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ एक ही मौका मिलेगा तो आखिर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन होगा। लेकिन जो लोग हर स्टेज पार कर लेंगे उन्हें 3 खास इनाम दिए जाएंगे और पहला इनाम है डिमोनिक ड्रैगन मार्बल। ये नाम सुनते ही हमारा एमसी भी हैरान रह जाता है और मन ही मन सोचता है, डिमोनिक ड्रैगन मार्बल? एमसी के आगे खड़े स्टूडेंट्स तुरंत आपस में बात करने लगते हैं। एक लड़का हैरानी से कहता है, रुको, क्या ये वही चीज है जो मैं सोच रहा हूँ? दूसरा जवाब देता है, हाँ, ये एक चमत्कारी दवा है। इसका इस्तेमाल करने पर लगभग 20 साल की इंटरनल एनर्जी ट्रेनिंग के बराबर फायदा मिल सकता है। ये सुनकर तीसरा लड़का एक्साइटेड होकर बोलता है, 1 मिनट, अगर हम सारी 6 स्टेजेस पार कर ले और 6 की 6 डिमोनिक ड्रैगन मार्बल्स हासिल कर ले तो इसका मतलब हुआ 120 साल की ट्रेनिंग का फायदा। फिर तो हम पहले ही मास्टर बन जाएंगे। लेकिन उसके पास खड़ा एक और स्टूडेंट सर हिलाकर कहता है, इतना आसान नहीं है। इतना ज्यादा मार्बल्स अब्सॉर्ब करोगे उनका असर उतना ही कम होता जाएगा और वैसे भी उनके अंदर की एनर्जी को अब्सॉर्ब करना खुद बहुत मुश्किल काम है। ये सब सुनकर हमारा एमसी गहरी सोच में पड़ जाता है और मन ही मन कहता है, 6 स्टेजेस? हाँ, मैंने अब तक इंटरनल टेक्निक की ट्रेनिंग लगभग की ही नहीं है, लेकिन अगर मैं एग्जामिनेशन को पार कर गया तो इन मार्बल्स की मदद से बहुत तेजी से स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। इसके बाद ली आगे बोलता है, दूसरा इनाम होगा मार्शल आर्ट्स मैनुअल्स तक पहुँच। तुम सब अभी ट्रेनिंग में हो, इसलिए मैनुअल्स की कीमत क्या होती है ये तुम सब अच्छी तरह जानते होगे। एकेडमी की मैनुअल लाइब्रेरी कुल 5 मंजिलों की है और जैसे जैसे तुम अगले स्टेज में पहुंचोगे लाइब्रेरी की एक और मंजिल तुम्हारे लिए खुल जाएगी। मतलब तुम्हारी परफॉर्मेंस के हिसाब से तुम्हें 6 सेक्ट्स के मैनुअल्स या फिर रॉयल बॉडीगार्ड्स की टेक्निक्स तक पढ़ने का मौका भी मिल सकता है। ये सुनते ही स्टूडेंट्स के चेहरे खुशी से चमक उठते हैं। सब आपस में बातें करने लगते हैं। एक स्टूडेंट एक्साइटेड होकर कहता है, वाह, शायद मुझे भी कोई डिवाइन टेक्निक सीखने का मौका मिल जाए। दूसरा तुरंत बोलता है, अगर ऐसा हुआ तो हम भी मार्शल आर्ट्स मास्टर बन सकते हैं। लेकिन हमारा एमसी बाकी सबसे अलग सोच रहा था। वो मन ही मन कहता है, मार्शल आर्ट्स मैनुअल्स, अगर मुझे जिंदा रहना है तो ये मैनुअल्स मेरे लिए डिमोनिक ड्रैगन मार्बल से भी ज्यादा जरूरी है। असली ताकत सिर्फ एनर्जी से नहीं, टेक्निक से आती है। तभी ली के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम में से एक भी इंसान 5वीं मंजिल तक नहीं पहुँच पाएगा, सपने में भी नहीं। इसलिए उसके बारे में सोचना ही छोड़ दो।